नमस्ते आप सभी को। आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं। आज का चैप्टर है पीडियाट्रिक नर्सिंग। डीएसएसपी एग्जाम्स 2024 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के फॉर्म्स निकले हुए हैं जो फरवरी 13 से लेकर मार्च 13 2024 तक आप भर सकते हैं। ये dssp.delhi.gov.in के वेबसाइट से आप भर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन डेट अप्रैल या मई के बीच में आएगा, जिसका मतलब आपके पास 3 महीने का टाइम है करीब करीब, जिसमें हम आपके साथ रहेंगे आपकी पूरी तैयारी करवाने के लिए। आपने अगर ये चैनल मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है और इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो राइट हैंड साइड ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इससे पहले का चैप्टर एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिलेगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ 10 साल में रिपीट हुए हैं, उसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग का सबसे पहला क्वेश्चन। A 4-year child is admitted to the pediatric unit with suspected appendicitis. Which assessment finding is the priority indication for surgical intervention? एक बच्चा है 4 साल का जो appendicitis से pediatric unit में admitted है। का क्वेश्चन है कि इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन ए डिक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल काउंट, ऑप्शन बी complaints of abdominal pain, option C presence of rebound tenderness and option D elevated temperature। इसका सही जवाब है presence of rebound tenderness। rebound tenderness क्या होता है? rebound tenderness होता है कि अगर जहां दर्द हो रहा हो वहां पे अगर आप उस एरिया को दबाएं, इंग्वाइनल एरिया होता है, वहां पे अगर आप दबाएं और जैसे ही आप उस प्रेशर को रिलीज करते हैं तभी अगर दर्द बढ़ जाता है तो उसे रिबाउंड टेंडरनेस बोलते हैं। ये अपेंडिसाइटिस का एक क्लासिकल साइन है। जो ऑप्शन ए, बी और डी है वो इंडिकेटर्स नहीं है सर्जिकल इंटरवेंशन के। अगला प्रश्न, 6 month old infant is diagnosed with bronchiolitis. What intervention should the nurse prioritize? एक 6 महीने का बच्चा ब्रोंकोलाइटिस से एडमिटेड है। एज अ नर्स आपका सबसे पहला इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स, ऑप्शन सी प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी एनकरेज कफ सप्रेसेंट्स। इसका सही जवाब प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। देखिए ब्रोंकिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एयर होती है वो कम अंदर आ पाती है ब्रोंक्यूल्स के। क्यों? क्योंकि इसमें या तो म्यूकस जमा हो जाता है या तो सूजन हो जाती है। इस कंडीशन को ब्रोंकिलाइटिस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में हम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई ना हो और अच्छे से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके। ये ब्रोंकिलाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन कॉजिंग एयरवे इन्फ्लेमेशन। प्रोवाइडिंग ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑप्शन ए, बी एंड डी अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं है ब्रोंकिलाइटिस के लिए। चलिए अगला प्रश्न। A toddler with congenital heart defect is prescribed digoxin. What instruction should the nurse provide to the parents? Option A, administer the medication with meals. Option B, administer the medication at the same time every day. Option C, double the dose if the child vomits after administration. Option D, mix the medication with formula for easier administration। प्रश्न आपका है, एक बच्चा जो टॉडलर है वो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से एडमिटेड है और उसको डिजॉक्सिन प्रिस्क्राइब किया गया है। अब एज ए नर्स आपको क्या करना है, क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको पेरेंट्स को बतानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एट द सेम टाइम एवरी डे। देखिए डिजॉक्सिन जो है वो मेडिकेशन डिराइव होती है फॉक्सग्लोव्स नाम के एक प्लांट से। इसको यूज किया जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। ये करता क्या है? ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस एंजाइम को रोकता है जिसकी वजह से हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ती है। अब इसका फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में से आता है क्योंकि ये एक एस इनहिबिटर है और बीटा ब्लॉकर है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस में हम इसे नहीं देते हैं।
इसलिए डिजॉक्सिन को हर रोज सेम टाइम पे देना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए, सी और डी गलत है, बिकॉज डिजॉक्सिन को कभी भी खाली पेट नहीं दिया जाता। उल्टी होने की संभावनाएं होती हैं और इस केस में हम दोबारा से डोज नहीं दे सकते, और डिजॉक्सिन को किसी और फॉर्मूला के साथ भी मिक्स नहीं किया जाता। अ 3-year old child is diagnosed with acute gastroenteritis. What fluid replacement therapy should the nurse recommend? ये क्वेश्चन इजी है, आप सबके दिमाग में एक आंसर आ भी गया होगा। एक्यूट गैस्ट्रोएंट्राइटिस का एक बच्चा है 3 साल का, इसके लिए आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस थेरेपी भी बोलते हैं जिसे हम, उसको एज अ नर्स आपको देना है। आप क्या देंगे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए, आप क्या देंगे? ऑप्शन ए, ओआरएस जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं। आईवी फ्लूइड हम बोनस में देंगे, हाइपोटोनिक सलाइन सोल्यूशन देंगे, या प्लेन वाटर देंगे? इसका सही जवाब है oral rehydration solution. Oral rehydration solution is a preferred fluid replacement therapy for gastroenteritis to prevent dehydration and electrolyte imbalance. देखिए, ओआरएस के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा 2.6 ग्राम की होती है, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम में पाया जाता है, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम्स में, और डेक्सट्रोज जो कि ग्लूकोज होता है वो 13.5 ग्राम। ये जो मात्रा है ये काफी होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर, इसलिए गैस्ट्रोएंटराइटिस के अंदर हम ओआरएस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, an 8-year-old child is scheduled for tonsillectomy. What post-operative complication should the nurse monitor for? Option A, increased appetite. Option B, frequent swallowing. Option C, bradycardia. Option D, post-operative bleeding. एक 8 साल का बच्चा टॉन्सिलेक्टमी के लिए शेड्यूल्ड है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है, जो मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या होता है जिसको नर्स को ध्यान देने की जरूरत होती है? इसका करेक्ट आंसर है पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग सबसे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होता है टॉन्सिलेक्टमी का, जिसका इमीडिएट इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे एस्पिरेशन होता है और एयरवे कॉम्प्रोमाइज होके पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग सबसे पहला इंटरवेंशन है जो नर्स को देखने की जरूरत होती है। ऑप्शन ए, बी और सी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस नहीं है टॉन्सिलेक्टमी के। अगला प्रश्न, A 2-year-old child is brought to a pediatric clinic for a routine checkup. The nurse notes a heart rate of 110 beats per minute. What action should the nurse take? एक 2 साल का बच्चा पीडियाट्रिक क्लिनिक में रूटीन चेकअप के लिए आया है। चेकअप करने पे नर्स को पता चला कि हार्ट रेट 110 बीट्स 110 बीट पर मिनट है। नर्स को क्या एक्शन लेना चाहिए देखकर? ऑप्शन ए, reassure the parent that this is a normal finding. Option B, prepare to administer cardioversion. Option C, notify the healthcare provider immediately. Option D, prepare to administer atropine. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेशेंट को रीअश्योर करना है कि, और उनके पेरेंट्स को रीअश्योर करना है कि ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। देखिए, एक न्यूबॉर्न बेबी जो कि 3 महीने तक 0 to 3 मंथ्स का होता है, उसका नॉर्मल हार्ट रेट या पल्स रेट का रेंज 100 to 150 बीट्स पर मिनट होता है। एक इन्फेंट जो 3 से 6 महीने के बीच में है, उसका 90 to 120 बीट्स पर मिनट होता है। एक इन्फेंट जो 6 महीने से 12 महीने के बीच में है, उनका 80 to 120 होता है। और टॉडलर चिल्ड्रन जो 1 से 10 इयर्स ऑफ एज में आते हैं, उनका हार्ट बीट 70 to 130 बीट्स पर मिनट होता है। इसलिए हार्ट रेट 110 बीट्स पर मिनट नॉर्मल रेंज में आता है। बी, सी एंड डी आर अननेसेसरी और पोटेंशियली हार्मफुल एक्शंस। अगला क्वेश्चन, अ 5-year-old child is diagnosed with attention deficit hyperactivity syndrome, जिसको हम ADHD भी बोलते हैं। What medication should the nurse anticipate being prescribed? एक 5 साल का बच्चा आया है जिसको ADHD है। एज अ नर्स आपको अंदाजा लगाना है कि क्या मेडिकेशन उसे शुरू करी जाएगी। ऑप्शन ए, लोराटिडिन। ऑप्शन बी, मिथाइलफेनिडेट। ऑप्शन सी, सेट्रिजिन।
ऑप्शन डी ब्रूफिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिथाइल फेनिडेट। मिथाइल फेनिडेट एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग है जो कि यूज किया जाता है एडीएचडी को कंट्रोल करने के लिए। ये करता क्या है? द डोपामिन ट्रांसपोर्टर्स नॉर्मली मूव फ्रॉम द साइनेप्स बैक इनटू द सेंडिंग न्यूरॉन। मिथाइल फेनिडेट blocks the dopamine transporter, causing an increase in dopamine concentration at the synapse. इससे ADHD के symptoms मैनेज होते हैं। अगला क्वेश्चन, a school ill child with type 1 diabetes mellitus is experiences hypoglycemia. What is the priority intervention? एक स्कूल एज बच्चा जिसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। आपका सबसे पहला इंटरवेंशन क्या होगा? ए एडमिनिस्टर इंसुलिन, ऑप्शन बी प्रोवाइड अ हाई कार्बोहाइड्रेट स्नैक, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ग्लूकोगन इंजेक्शन, ऑप्शन डी एनकरेज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ग्लूकोगन इंजेक्शन। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही कॉमन होता है। इसमें अल्फा सेल्स के अंदर, पैंक्रियास के अल्फा सेल्स के अंदर ग्लूकोगन अवेलेबल होता है। ग्लूकोगन हेल्प करता है फूड इंटेक को रिड्यूस करने के लिए, एपेटाइट को डिक्रीज करने के लिए, इंसुलिन सिक्रीशंस को बढ़ाने के लिए, ग्लूकोज प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ग्लूकोज ब्रेकडाउन को कम करने के लिए, लिपिड ब्रेकडाउन को बढ़ाने के लिए, लिपिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए, कीटोन बॉडी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अमीनो एसिड ब्रेकडाउन को बढ़ाने के लिए। इससे रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ती है हार्ट की। ग्लूकोगन जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के लिए व्हेन द चाइल्ड इज अनेबल टू इंजेस्ट ओरल कार्बोहाइड्रेट्स। जब बच्चा ओरल कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से नहीं खा पी पा रहा है उस केस में आप ग्लूकोगन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। जो ऑप्शंस ए, बी और डी है वो सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया को बढ़ाएंगे और हाइपोग्लाइसीमिया को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, एन एडोलेसेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस इज प्रिस्क्राइब्ड चेस्ट फिजियोथेरेपी। हाउ शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द एडोलेसेंट टू परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी? एक एडोलेसेंट जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसे चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब करी गई है। एज अ नर्स आप एडोलेसेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे चेस्ट फिजियोथेरेपी से लेकर? ऑप्शन ए परफॉर्म इट इमीडिएटली आफ्टर मील्स, ऑप्शन बी परफॉर्म इट एट बेड टाइम ओनली, ऑप्शन सी परफॉर्म इट बिफोर मील्स, ऑप्शन डी परफॉर्म इट व्हाइल लाइंग फ्लैट ऑन द बैक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परफॉर्म इट बिफोर मील्स। क्यों? क्योंकि चेस्ट फिजियोथेरेपी बिफोर मील्स हेल्प्स टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम द एयरवेज एंड फैसिलिटेट्स इजियर ब्रीदिंग। देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कंजेस्टेड ब्रोंकियल वॉल्स होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जब फिजियोथेरेपी दी जाती है तो ये जो कंजेशन होता है ये रिलीव होता है और जो सिक्रीशंस होते हैं वो डिसलॉज हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और डी इनकरेक्ट है बिकॉज परफॉर्मिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी इमीडिएटली आफ्टर मील्स डिस्कम्फर्ट कॉज करेगा और बेड टाइम पे अगर हम ये करते हैं तो एयरवे का क्लियरेंस एडिक्वेटली नहीं हो सकता और अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है इससे म्यूकस क्लियरेंस में फिर हिंड्रेंस होती है। इन सारे केसेस के अंदर म्यूकस क्लियरेंस में हिंड्रेंस होती है। सिर्फ एक ऑप्शन सी है जिसमें ये बताया गया है कि इसको बिफोर मील्स करना है, ये ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3-month-old infant is brought to the emergency room with suspected intussusception. What assessment finding is characteristics of intussusception? A 3-month-old infant emergency room में admitted है, most probably intussusception का केस है। आपके असेसमेंट में आपको ऐसा क्या फीचर दिखाई दिया जो आपको हेल्प करता है कि ये सस्पेक्ट करने के लिए कि इंटरसेक्शन का केस है? ऑप्शन ए पैसेज ऑफ रिबन लाइक स्टूल्स, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ अ पैल्पेबल मास इन द एब्डोमेन, ऑप्शन सी हाइपोएक्टिव बाउल साउंड्स और ऑप्शन डी
ब्लडी स्टूल्स विथ म्यूकस। इसका करेक्ट आंसर है ब्लडी स्टूल्स विथ म्यूकस। देखिए इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इसकी वजह से इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसमें ब्लडी स्टूल्स विथ म्यूकस जो होता है ये इंटरसेक्शन का क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि ये नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है रास्ता, और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लडी स्टूल्स होते हैं। अब ऑप्शन ए, बी और सी इनकरेक्ट है, बिकॉज रिबन लाइक स्टूल्स जो होता है वो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। अब पैल्पेबल मास हमेशा होना जरूरी नहीं होता है इंटरसेक्शन के अंदर, और हाइपो एक्टिव बाबल साउंड्स जो है वो इंटरसेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। A 6-year-old child is admitted with suspected bacterial meningitis. What is the priority nursing intervention? एक 6 साल का बच्चा एडमिटेड है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की वजह से। एज ए नर्स आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? ऑप्शन ई, एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड्स। ऑप्शन बी, इंसर्टिंग एन indwelling urinary catheter. Option C, placing the child in droplet isolation precautions. Option D, initiating antibiotic therapy promptly. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनिशिएटिंग एंटीबायोटिक थेरेपी प्रॉम्प्टली। देखिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होता है फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया जिसको हम लाइट सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा बढ़ने पे कंफ्यूजन, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट वगैरह मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। ऐसे कंडीशन में एज सुन एज पॉसिबल एंटीबायोटिक थेरेपी ही शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन ए, बी और सी प्रायोरिटी इंटरवेंशंस नहीं है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। अगला क्वेश्चन। A 2-month-old infant is diagnosed with gastroesophageal reflux disease, जिसको GERD भी बोलते हैं। What feeding recommendation should the nurse provide to the 2-month infant diagnosed हुआ है GERD के लिए? एज ए नर्स आपको हेल्थ एजुकेट करना है पेशेंट के पेरेंट्स को फीडिंग के बारे में। आप क्या करेंगे? फर्स्ट, थिकनिंग फॉर्मूला विथ राइस सीरियल। ऑप्शन बी, स्विचिंग टू सोय बेस्ड फॉर्मूला। ऑप्शन सी, डाइल्यूटिंग फॉर्मूला विथ वाटर। ऑप्शन डी, फीडिंग द इन्फेंट व्हाइल लाइंग फ्लैट ऑन द बैक। इसका करेक्ट आंसर है थिकनिंग फॉर्मूला विथ राइस सीरियल। देखिए जीईआरडी का जो डाइट होता है उसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। कुछ चीजें जो जीईआरडी को हेल्प करती हैं और कुछ चीजें जो जीईआरडी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है फर्दर। अब इसकी जो हेल्पिंग फैक्टर्स या डूज में आता है, अल्कलाइन फूड्स आते हैं, हाई फाइबर फूड्स आते हैं, वाटरी फूड्स आ सकता है, नॉन सिट्रस फूड्स, वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, लीन प्रोटीन्स। जो आपको बिल्कुल नहीं खाना या एडवाइस करना है कि बिल्कुल नहीं लें वो होता है स्पाइसी फूड्स, ग्रीसी फूड्स, हाई एसिडिक फूड्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, फैटी फूड्स, कार्बोरेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी वगैरह। अब इससे होता क्या है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है थिकनिंग फॉर्मूला विथ राइस सीरियल। राइस सीरियल जो होता है वो हेल्प करता है रिफ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए बच्चों में। जिन बच्चों को जीआरडी होता है उनको रिफ्लेक्स के सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स को रिड्यूस करता है राइस सीरियल। राइस सीरियल से अगर फॉर्मूला को थिकन किया जाए तो रिफ्लक्स नहीं होगा और जीआरडी के सिम्टम्स को रिड्यूस किया जा सकता है। ऑप्शंस बी, सी और डी इनकरेक्ट है बिकॉज सोय बेस्ड फॉर्मूला बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सोय बेस्ड फॉर्मूला से जीआरडी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, और अगर हम फॉर्मूला को और डाइल्यूट करते हैं पानी से तो इससे क्या होगा, कैलोरी की डेंसिटी कम हो जाएगी। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरी जो बच्चे को जानी चाहिए वो नहीं जा पाएगी, और अगर बच्चे को लिटा के पिलाया जाए तो एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस केस में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। A 4-year-old child is brought to the clinic with suspected mumps. What complication should the nurse monitor for? एक 4 साल का बच्चा क्लिनिक में मम्स की वजह से आया हुआ है।
क्या कॉम्प्लिकेशंस नर्स को देखने की जरूरत है? ऑप्शन ए अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन बी कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन सी एनसेफेलाइटिस, ऑप्शन डी सेलुलाइटिस। इसका सही जवाब है एनसेफेलाइटिस। देखिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स के अंदर जो मेन चीजें आती हैं कॉमनली, वो आती हैं एनसेफेलाइटिस, पैंक्रेटाइटिस, हियरिंग लॉस, मेनिंजाइटिस, ऊफ्राइटिस और ऑर्काइटिस। अब एनसेफेलाइटिस क्या है? ब्रेन का इन्फ्लेमेशन। पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन। हियरिंग लॉस, मिडल ईयर इन्फेक्शंस हो जाती हैं इससे। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस होता है। ऊफ्राइटिस होता है ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन। और ऑर्काइटिस होता है टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन। ये सारी मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मम्स की। इसका करेक्ट आंसर एंसेफेलाइटिस है, बिकॉज ए, बी और डी इनकरेक्ट है, ये मम्स में नहीं पाया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। अ 10-year-old child is diagnosed with type 1 diabetes mellitus. What information should the nurse include in the teaching plan for the child and the family? आपके पास एक 10-year-old child है जिसको टाइप 1 डायबिटिस मेलाइटिस है। आप पेरेंट्स को और बच्चे को क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन ए, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्किप्ड इफ चाइल्ड इज फीलिंग अनवेल। ऑप्शन बी, blood glucose monitoring should be performed only once a day. Option C, exercise can be performed without any adjustment in insulin dosage. Option D, carbohydrate counting and insulin adjustments are essential skills. इसका सही जवाब जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज कैसे किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जो इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट्स आते हैं वो उसमें सबसे पहला आता है ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट। ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट को इंसुलिन से, इंसुलिन पंप थेरेपी से, आर्टिफिशियल पैंक्रियाज जो सर्जरीज हैं वो इंडिया के अंदर बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है और काफ़ी एक्सपेंसिव सर्जरी है। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग और यूरिन ब्लड कीटोन मॉनिटरिंग। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी एंड बॉडी वेट मैनेजमेंट भी इसका एक हिस्सा है, जिसके अंदर कम से कम 60 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज बोला जाता है। मसल एंड बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज 3 दिन कम से कम हफ्ते में बोले जाते हैं। इसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज के अंदर। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट इनटेक का मॉनिटर करना जरूरी होता है और लो ग्लाइसेमिक लोड वाली चीजें खाना जरूरी है। अब सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट किया जाता है और शुगरी फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड किया जाता है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका आंसर क्या है। हाँ, आपने सही सोचा, इसका आंसर है करेक्ट डी, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एंड इंसुलिन एडजस्टमेंट्स आर एसेंशियल स्किल्स। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग और इंसुलिन एडजस्टमेंट्स are important for managing blood glucose levels in type 1 diabetes mellitus. अब जो ऑप्शंस ए, बी और सी है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इंसुलिन को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो परफॉर्म करने चाहिए मल्टीपल टाइम्स अ डे, और एक्सरसाइज रिक्वायर्स एडजस्टमेंट्स इन इंसुलिन डोसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A 3-year-old child is admitted with suspected pneumonia. What clinical manifestation should the nurse expect? एक 3 साल का बच्चा आपके पास एडमिटेड है निमोनिया की वजह से। क्या सिम्टम्स, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगी जो नर्स को एक्सपेक्ट करनी चाहिए? ऑप्शन ए, ब्रैडिकार्डिया। ऑप्शन बी, हाइपोरेजोनेंस ऑन परकशन। ऑप्शन सी, wheezing on auscultation. ऑप्शन डी, डिक्रीज टैक्टाइल फ्रेमाइटिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, wheezing ऑन ऑस्कल्टेशन। देखिए, निमोनिया के कुछ सिम्टम्स जान लेते हैं। निमोनिया के जो कॉमनली पाए हुए सिम्टम्स होते हैं, हाई फीवर, कफ जो कि कभी येलो, ग्रीन या फिर ब्लडी म्यूकस भी हो सकता है ज्यादा खांसने की वजह से। बहुत ज्यादा फिटीक होता है जिसे हम टायर्डनेस भी बोलते हैं। बहुत तेज धड़कनें चलती हैं, रैपिड ब्रीदिंग होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ठंड लगती है, घबराहट होती है, शिवरिंग होती है, चिल्स होता है,
चेस्ट या एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके अलावा स्किन पे ब्लू पैचेस हो सकते हैं, लिप्स पे हो सकते हैं या नेल्स पे भी हो सकते हैं। इसके अलावा कंफ्यूजन या ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट भी इसका एक सिम्टम है। Wheezing is a common clinical manifestation of pneumonia in children. ऑप्शंस ए बी और डी इनकरेक्ट है बिकॉज ये निमोनिया से एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। A 5-year-old child is diagnosed with Kawasaki disease. What intervention is priority in the nursing plan? एक 5 साल का बच्चा कावासाकी डिजीज के साथ एडमिट हुआ है। आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रिंग एंटीपायरेटिक्स, ऑप्शन बी इनिशिएटिंग इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग एंटीकोएगुलेट्स, ऑप्शन डी प्लेसिंग द चाइल्ड इन कॉन्टैक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशंस। इससे पहले हम आंसर की तरफ जाएं, पहले समझ लेते हैं कावासाकी डिजीज के कॉमन सिम्टम्स होते क्या हैं। कावासाकी डिजीज के अंदर रेड ब्लड शॉट आईज होती हैं, जैसे कि आंखों के अंदर खून जम गया हो। रेड क्रैक्ड लिप्स हो सकते हैं और बिल्कुल जो हम टंग है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। इसके अलावा हाई ग्रेड फीवर होता है 102 तक का। पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाते हैं छोटे छोटे लाल रंग के। पैरों में सूजन होती है और पैर लाल हो जाते हैं रैशेस की वजह से। ये रैशेस हाथ में पाम्स में भी पाए जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं कावासाकी डिजीज के। तो आपका करेक्ट आंसर है इनिशिएटिंग इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी। फीवर की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कावासाकी डिजीज में, और जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। इसलिए इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी हमारा प्रायोरिटी इंटरवेंशन होता है। ऑप्शंस ए सी और डी इनकरेक्ट है बिकॉज एंटीपायरेटिक्स may be used to manage fever, anticoagulants are not typically indicated, and contact isolation precautions are not necessary for Kawasaki disease. चलिए अगला क्वेश्चन। A 6-month-old infant is diagnosed with developmental dysplasia of the hip. What intervention should the nurse expect to be prescribed? एक 6 मंथ का बच्चा आपके पास आया हुआ है जिसको डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया है हिप का। क्या इंटरवेंशन नर्स एक्सपेक्ट करती है प्रिस्क्राइब होगा? सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ पॉलिक हार्नेस, ऑप्शन बी इमोबिलाइजेशन विद स्पाइका कास्ट, ऑप्शन सी सर्जिकल रिडक्शन ऑफ द हिप, ऑप्शन डी फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस। इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिक हार्नेस। देखिए ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये होता है पॉलिक हार्नेस। इसमें शोल्डर ट्रैप होता है, चेस्ट स्ट्रैप होता है, अबडक्शन स्ट्रैप होता है। दो अबडक्शन स्ट्रैप होते हैं, जो ऊपर भी होता है और पैर की तरफ भी होता है, और एक लेग स्ट्रैप होता है। जो पॉलिक हार्नेस होता है वो एक नॉन इन्वेसिव बिना ऑपरेशन के द्वारा किया गया एक ट्रीटमेंट होता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया के लिए। ये डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ द हिप इन इन्फेंट्स में बहुत ही हेल्पफुल होता है। जो ऑप्शंस बी सी और डी हैं वो इनकरेक्ट है बिकॉज ये इनिशियल ट्रीटमेंट में से नहीं आता जो डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ द हिप में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A school-age child is admitted with sickle cell crisis. What intervention is a priority nursing care plan? एक स्कूल एज बच्चा जो आपके पास एडमिट हुआ है सिकल सेल क्राइसिस की वजह से, आपका प्रायोरिटी नर्सिंग प्लान क्या होगा? एडमिनिस्ट्रिंग आयरन सप्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ऑप्शन डी इनिशिएटिंग कीमोथेरेपी। इसका करेक्ट आंसर है एडमिनिस्ट्रिंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है सबसे ए में है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेंटेन होता है। बट अगर एबनॉर्मल सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स हो, जिसे सिकल सेल्स भी बोलते हैं, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हमारे ब्लड वेसल के अंदर, जिसकी वजह से ये ब्लॉक करते हैं ब्लड फ्लो को।
अब ये ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, ये जाकर आसपास के वॉल्स में जाकर चिपकने लग जाते हैं। इस इसलिए हम इंट्रावीनस फ्लूइड्स देते हैं ज्यादा, सो दैट ये चिपके ना, इनके अंदर फ्लूइडिटी बनी रहे, फ्लूइड की मात्रा एडिक्वेट हो, ताकि इनको इन सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स को मूव करने में आसानी हो। ऑप्शन ए, बी और डी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये सिकल सेल क्राइसिस में इंडिकेट नहीं होते। अगला क्वेश्चन, A 9-month old infant is brought to the clinic for a well baby checkup. What developmental milestone should the nurse expect the infant to achieve? एक 9 साल का बच्चा वेल बेबी क्लिनिक में आया हुआ है। आप एज अ नर्स क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक्सपेक्ट करेंगे इस 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट के लिए? ऑप्शन ए, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट। ऑप्शन बी, वॉकिंग इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन सी, crawling on hands and knees। ऑप्शन डी, रनिंग। चलिए याद करते हैं हमारे अर्ली मोटर माइलस्टोन्स होते क्या क्या है। देखिए, जो 3 to 4 मंथ्स के अंदर होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं हेड होल्डिंग बच्चे में। 5 to 7 मंथ्स में रोल ओवर, करवट लेना सीख जाता है बच्चा। 6 से 7 महीने के अंदर बैठने लगता है सपोर्ट से। 7 से 8 मंथ के अंदर हैंड्स जो है बैठ जाता है बिना किसी के सपोर्ट के। 9 से 11 महीने के बीच में क्रॉल करना शुरू कर देता है बच्चा। 11 से 12 महीने के बीच, 12 से 14 मंथ के बीच में वॉकिंग। तो आपको समझ आ गया होगा हमारी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्रॉलिंग ऑन हैंड्स एंड नीज, ऑप्शन सी। यही टिपिकल माइलस्टोन है 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट का। ऑप्शन ए, बी और डी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये 9 मंथ्स तक अचीव नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, A 3-year-old child is diagnosed with celiac disease. What dietary modification should the nurse recommend? आपके पास एक 3-year-old बच्चा सीलियक डिजीज की वजह से एडमिटेड है। आप एज अ नर्स क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन फैमिली को एडवाइस करेंगे? ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ होल ग्रेन्स। ऑप्शन बी, इंक्लूडिंग फूड्स रिच इन ग्लूटेन। ऑप्शन सी, avoiding foods containing gluten. Option D, limiting intake of fluids and vegetables. देखिए, सबसे पहली चीज है सीलियक डिजीज के अंदर जो मेन रिकमेंडेशन होती है वो ग्लूटेन फ्री डाइट की होती है। अब ये ग्लूटेन फ्री डाइट होता क्या है? ग्लूटेन फ्री डाइट के अंदर आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चिकन आता है, सैल्मन, ट्यूना, ये सब भी आता है। चीज दे सकते हैं आप, दही दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं जैसे चिया सीड्स हो गए, हर्ब्स, स्पाइसेस, ये सब कुछ ग्लूटेन फ्री डाइट में आता है। जो सीलियक डिजीज के अंदर इसलिए जो अवॉइड करना होता है वो है ग्लूटेन। क्यों? क्योंकि ग्लूटेन जो होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स को बढ़ाता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाता है। जो ऑप्शन ए, बी और डी है वो इसलिए इनकरेक्ट है, बिकॉज इंक्रीजिंग इंटेक ऑफ होल ग्रेन्स including foods rich in gluten and limiting intake of fruits and vegetables are not appropriate recommendation for child with celiac disease, because ये सारी चीजें celiac disease का जो complication होता है gastrointestinal symptoms को aggravate करता है, बढ़ाता है। इसलिए ये सारी चीजें हमें नहीं देनी है, हमें ग्लूटेन फ्री डाइट देना है। A 5-year-old child with cystic fibrosis is receiving chest physiotherapy. What is nurse priority action during procedure? एक 5 साल का बच्चा जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसे चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है। अब नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा इस प्रोसीजर के दौरान? सबसे पहले ऑप्शन ए, एनकरेज द चाइल्ड टू कफ फोर्सफुली। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर ब्रोंकोडायलेटर्स बिफोर द प्रोसीजर। ऑप्शन सी, परफॉर्म परकशन एंड postural drainage techniques. Option D, provide oxygen therapy during the procedure. इसका करेक्ट आंसर है परफॉर्म परकशन एंड postural ड्रेनेज टेक्निक्स। देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर मेनली जो हमारा एयरवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, प्लाक से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर फ्लो हिंडर होने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग जो म्यूकस को निकालने के लिए
हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी के साथ में परकशन और पोस्चरल ड्रेनेज हेल्प करता है इन सिक्रीशंस को मोबिलाइज करने के लिए। जो ऑप्शन ए, बी और डी है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज वो डायरेक्टली चेस्ट फिजियोथेरेपी से लिंक्ड नहीं है और किसी भी तरह से सिस्टिक फाइब्रोसिस के मैनेजमेंट में हेल्पफुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, A 2-month-old infant is brought to the clinic for a routine checkup. What immunization should the nurse administer during this visit? एक 2 मंथ का बच्चा क्लिनिक में आया है रूटीन चेकअप के लिए। आप क्या एडवाइस करेंगे एज अ नर्स, क्या इम्यूनाइजेशन एडवाइस करेंगे एज अ नर्स ड्यूरिंग दिस विजिट? ऑप्शन ए, एमएमआर। एमएमआर में क्या होता है? मीजल, मम्स, रुबेला। ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन सी, वेरिसिला। वेरिसिला वैक्सीनेशन दिया जाता है चिकन पॉक्स के लिए। ऑप्शन डी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, दैट इज आईपीवी। इसका करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टिपिकली एडमिनिस्टर किया जाता है इन्फेंट को शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ड्यूरिंग रूटीन चेकअप्स ये हेल्प करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन का। ऑप्शन ए, सी और डी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये तीनों अलग अलग एजेस में दिए जाते हैं, 2 मंथ्स के अंदर नहीं। इसके लिए देखते हैं हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को। देखिए, एट बर्थ जो दिया जाता है ये बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, ओपीवी दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। 6 वीक्स ऑफ एज में हम लोग ओपीवी देते हैं और पेंटावैलेंट वैक्सीन देते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन कुछ स्टेट्स में दी जाती हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 10 वीक्स ऑफ एज के अंदर हम ओपीवी 2 देते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन 2 देते हैं और रोटा वायरस वैक्सीन 2 देते हैं। 14 वीक्स ऑफ एज में हम ओपीवी 3 देते हैं, आईपीवी देते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन 3 देते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन 3 देते हैं। 9 मंथ्स ऑफ एज के अंदर हम मीजल्स का वैक्सीनेशन देते हैं और विटामिन ए का फर्स्ट डोज देते हैं। 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज में डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज, ओपीवी का बूस्टर डोज, मीजल्स का सेकेंड डोज, विटामिन ए का सेकेंड डोज। अब इस सेकेंड डोज के बाद एवरी 6 मंथ्स में विटामिन ए रिपीट किया जाता है अंटिल 5 years ऑफ एज। जेई, जापानीज एनसेफेलाइटिस, सिर्फ उन जगहों पे दिया जाता है जिनमें एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। 5 to 6 ईयर ऑफ एज में हम डीपीटी का सेकेंड बूस्टर डोज देते हैं और 10 to 16 ईयर्स ऑफ एज के अंदर हम टेटनस टॉक्सॉइड देते हैं। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आया था हेपेटाइटिस बी के ऊपर। अगर आपको आईपीवी के ऊपर या तो रोटा वायरस के ऊपर भी क्वेश्चन आए तो आपको आंसर करना आना चाहिए। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A 3-year-old child is diagnosed with pneumonia. What nursing intervention is essential to promote effective airway clearance? देखिए, ये क्वेश्चन करीब करीब हमने इससे पहले भी डील किया है। निमोनिया का केस है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है। आप एज ए नर्स सबसे पहला इंटरवेंशन क्या करेंगी? एडमिनिस्ट्रिंग एंटीपायरेटिक्स टू रिड्यूस फीवर। ऑप्शन बी, encouraging deep breathing and coughing exercises. Option C, placing the child in isolation precautions. Option D, providing passive range of motion exercises. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, encouraging deep breathing and coughing exercises. क्यों? क्योंकि डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइजेस सिक्रीशंस को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। जैसे सिक्रीशंस मोबिलाइज होंगी, एयरवेज खुलेंगी, एयरवे खुलेगा तो ब्रीदिंग इजी हो जाएगा, जिससे निमोनिया के सिम्टम्स को रिलीव करेगा। आंसर ए, सी और डी हैं वो गलत हैं, बिकॉज उससे एयरवे क्लियरेंस तो हो ही नहीं रहा है। अगर एयरवे क्लियरेंस नहीं होगा तो निमोनिया का मैनेजमेंट नहीं है। जो जैसे एंटीपायरेटिक्स देना, बुखार देना, वो हमारा इंटरवेंशन है, बट वो हमारा प्रायोरिटी इंटरवेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A 6-year-old child with suspected appendicitis is scheduled for surgery. What pre-operative nursing intervention is essential? एक 6 साल का बच्चा
सस्पेक्टेड एपेंडिसाइटिस के लिए एडमिटेड है, जिसको शेड्यूल किया गया है सर्जरी के लिए। तो इसमें आपको बताना है मेनली क्या इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन है जो आपको करना चाहिए। ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रिंग laxatives to promote bowel movement, providing clear fluids up to 2 hours before surgery. Option C, monitoring for signs of dehydration. Option D, NPO, nothing by mouth status to prevent aspiration। की जवाब सुनने से पहले देख लेते हैं प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट क्या क्या करना चाहिए एज अ नर्स बिफोर सर्जरी। हमारे प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर आता है सबसे पहले तो प्री ऑपरेटिव एजुकेशन देनी है आपको पेशेंट को, उसके बाद उससे कंसेंट साइन करवाना है, पेशेंट का एनपीओ रहना बहुत जरूरी होता है, स्किन को प्रिपेयर करना है, डॉक्यूमेंटेशंस वैल्यूबल्स जो कुछ भी है वो रिलेटिव्स को देना है, पेशेंट वॉशरूम जाना चाहता है तो उससे पहले वॉशरूम ले जाना है, प्री ऑप मेडिकेशन अगर कुछ है तो वो सारी देनी है, साइड रेल्स को ऊपर करके रखना है, हॉस्पिटल गाउन पहनाना है, अगर कोई एलर्जी है तो एलर्जी बैंड पहनाना है, आईडी बैंड पहनाना है, अगर डेंचर्स लगे हैं, आई ग्लासेस हैं, हियरिंग एड्स, कॉन्टैक्ट्स, कुछ भी जो चीज निकाली जा सकती है वो चीजें आपको रिमूव करवानी है। इसके अलावा मेकअप रिमूव करवाना है, नेल पॉलिश रिमूव करवाना है, वाइटल साइंस मॉनिटर कराना है ओटी ट्रांसफर करने से पहले। इसके अलावा लैब वर्क्स जो भी लैब टेस्ट हुए हैं उसकी सारी वैल्यूज को शीट्स पे नोटिफाई करना है, मेडिकेशंस की हिस्ट्री, लास्ट वाइटल साइंस सारी अप टू डेट होना चाहिए। और अगर कोई हाई अलर्ट मेडिकेशन के अंदर आता है आपका कोई ब्लीडिंग जो कॉज करने वाला मेडिकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोस्प्रिन, अगर पेशेंट का चल रहा है तो वो आपको नोटिफाई करना है चेकलिस्ट के अंदर। आपको आंसर समझ आ ही गया होगा। इसका सही आंसर है डी, एनपीओ, नथिंग बाय माउथ। क्यों किया जाता है सर्जरी से पहले नथिंग बाय माउथ? ताकि एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स ना हो एनेस्थीसिया इंडक्शन के दौरान। जो ऑप्शंस ए, बी और सी हैं वो इनकरेक्ट हैं बिकॉज लैक्सेटिव्स इमरजेंसी सर्जरी में इंडिकेटेड होता नहीं है। क्लियर फ्लूइड्स तो बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं सर्जरी से पहले, एस्पिरेशन का रिस्क होता है। डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट है बट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A 10-year-old child is admitted with suspected acute glomerulonephritis. What assessment finding should the nurse expect? एक 10-year-old child admitted है acute glomerulonephritis की वजह से। As a nurse आपका क्या assessment findings होंगे? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट। आंसर की तरफ बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होता है हेडेक, इंक्रीज्ड बीपी, फेशियल या फिर पेरीऑर्बिटल एडिमा। पेरीऑर्बिटल एडिमा होता है जो आंखों के आसपास जो सूजन हो जाती है। लेथार्जिक, पोला या टी कलर्ड यूरिन, बहुत गाढ़े रंग का यूरिन। वेट गेन होता है क्योंकि सूजन होती है। इसके अलावा प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन निकलता है यूरिन में एल्बुमिन के फॉर्म के अंदर। हेमेट्यूरिया होता है, ब्लड जा रहा होता है यूरिन के थ्रू। ओलिग्यूरिया, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, अमाउंट कम होता है। डिसयूरिया, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। अब इसका करेक्ट आंसर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। क्यों होता है हाइपरटेंशन? ये होता है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से और सोडियम रिटेंशन की वजह से। ऑप्शन बी, सी और डी इनकरेक्ट है बिकॉज ये सिम्टम्स एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, A 4-month-old infant is diagnosed with gastroesophageal reflux disease (GERD). What feeding recommendation should the nurse provide to the patient? Option A, encourage frequent small feeding. Option B, feed the infant in an upright position. Option C, offer solid foods to help with weight gain. Option D, dilute formula with water to reduce acidity. एक 4 मंथ का बच्चा GERD से एडमिटेड है।
आप एज अ नर्स पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे, उनको क्या ध्यान देना है फीडिंग के दौरान? देखिए, जीईआरडी क्या सिचुएशन होती है? जीईआरडी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो हमारा स्पिंक्टर होता है वो डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी एब्डोमेन में स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट होता है वो वापस आने लग जाता है ईसोफेगस की तरफ। नॉर्मल बेबी के अंदर या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में स्फिंक्टर ये क्लोज्ड होता है, जिसकी वजह से ये रिटर्न रिफ्लक्स नहीं होता है। तो अगर आप बेबी को साइड लाइन या डाउन लाइन पोजिशन में लेटाएंगे तो ये रिफ्लक्स ज्यादा तेजी से होगा, जिसकी वजह से जीआरडी का केस और वर्सन अप होगा। इसलिए कहते हैं कि अपराइट पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करानी है जिससे ये रिफ्लेक्स ना हो। ऑप्शन ए, सी और डी इनकरेक्ट है, बिकॉज स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग से भी ये रिफ्लेक्स बढ़ेगा। सॉलिड फूड्स जो है 4 मंथ तक शुरू करे जाते नहीं है, और फॉर्मूला को डाइल्यूट करने से इसका कैलोरी डेंसिटी रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी, feed the infant in an upright position. A 7-year-old child is prescribed amoxicillin for streptococcal pharyngitis. What instruction should the nurse provide to the parents? एक 7 साल के बच्चे को एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन शुरू करी गई है स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस के लिए। नर्स को पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए? ऑप्शन ए, डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन इफ द सिम्टम्स improve. Option B, administer the medication with antacids to prevent GI upset. Option C, complete the full course of medication. Option D, administer the medication on an empty stomach. इसका करेक्ट आंसर है complete the full course of medication. एंटीबायोटिक का फुल कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? टू इरेडिकेट द इन्फेक्शन। अगर ये कोर्स उनको आपको समझाना है कि अगर आपने कोर्स पूरा नहीं किया तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये जो डिजीज है ये पूरी तरह से जाएगी नहीं और अगली बार ये एंटीबायोटिक इस पे काम भी नहीं करेगा। ऑप्शन ए, बी और डी इनकरेक्ट है, बिकॉज मेडिकेशन को अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं पहले तो इन्फेक्शन के रीअकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम एंटासिड्स एडमिनिस्टर करते हैं इस केस के अंदर मेडिकेशन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और एमॉक्सिसिलिन फूड के साथ एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसलिए ये तीनों आंसर्स गलत है। करेक्ट आंसर है सी, कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ मेडिकेशन। स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस के जो मेन सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम स्ट्रेप थ्रोट भी बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस को हम स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, स्वोलन यूवुला होता है, पेटेशिये जो होता है मुंह के अंदर छोटे छोटे लाल दाग आ जाते हैं। कहाँ पे? जो मुंह के ऊपर, रूफ ऑफ द माउथ में। टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टॉन्सिल इतने इन्फ्लेम्ड होते हैं कि उस पे सफेद छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। माउथ के रूफ पे लाल और टॉन्सिल्स के ऊपर सफेद छोटे छोटे स्पॉट्स आ जाते हैं, और टंग पे ग्रे स्पॉट होता है, थ्रोट सोर होता है। इस तरह ये होता है मेन सिम्टम स्ट्रेप थ्रोट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An 8-month-old infant is brought to the clinic for routine checkup. What developmental milestone should the nurse expect the infant to achieve? ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पहले भी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के सिर्फ मंथ्स चेंज होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको माइलस्टोन्स जानना जरूरी है। देखते हैं। ऑप्शन ए, रोलिंग ओवर बैक फ्रॉम फ्रंट। ऑप्शन बी, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट। ऑप्शन सी, वॉकिंग इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन डी, रनिंग। अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रोलिंग ओवर फ्रॉम बैक टू फ्रंट। रोलिंग ओवर फ्रॉम बैक टू फ्रंट इज अ टिपिकल माइलस्टोन फॉर 8-month-old इन्फेंट। ऑप्शन बी, सी और डी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये सारे लेटर एजेस में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अ 3-year-old is diagnosed with type 1 diabetes mellitus. What information should the nurse include in the teaching plan for child and family? 3-year-old बच्चा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के साथ एडमिटेड है आपके पास। आप पेरेंट्स को और फैमिली को क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे? ऑप्शन ए, एनकरेज फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ शुगरी स्नैक्स। ऑप्शन बी, लिमिट फिजिकल एक्टिविटी टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन सी, teach the child to self administer
insulin injection. Option D, avoid checking blood glucose levels regularly. देखते हैं आंसर। आंसर पे देखने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज का मैनेजमेंट क्या क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज के अंदर हम डाइट मैनेजमेंट बोलते हैं, इंसुलिन थेरेपी बोलते हैं, डोज्ड फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं, साइकोथेरेपी बोलते हैं, रेगुलर सेल्फ कंट्रोल के लिए बोलते हैं, फाइटोथेरेपी, फिजियोथेरेपी एंड सैनिटोरियम थेरेपी। करेक्ट आंसर है सी, टीच द चाइल्ड टू सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन इंजेक्शन। Teaching the child and family about insulin administration is a very essential part in the management of type 1 diabetes, क्योंकि इससे इंडिपेंडेंस बढ़ती है। अब हर बार फैमिली किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं जा सकती इंसुलिन के लिए, बिकॉज ये तो चलना ही है लाइफ लॉन्ग। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि फैमिली, और अगर बच्चा ओल्ड इनफ है तो आप उसे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन सिखाएं। ऑप्शंस ए, बी और डी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये तो हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ाता है, या तो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है, इसके अलावा या तो अपॉर्चुनिटीज जो है ग्लूकोज मॉनिटरिंग की वो डिक्रीज करता है। ये तीनों ही ऑप्शंस इसलिए गलत है, ए, बी और डी। इसका करेक्ट आंसर है सी, टीच द चाइल्ड टू सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन इंजेक्शन। देखिए, आपको ये लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो इसी के जैसा पहले भी आया हुआ। हाँ, ये वो वाले क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के बार बार रिपीटेटिवली आए हुए हैं। हम इसलिए आपको बोले ये सारे क्वेश्चंस आपको थरोली याद करने। ये डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं तो किसी तरह से मॉडिफाइड रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। इसके साथ हम आज का सेक्शन खत्म करते हैं। आशा करते हैं ये सेक्शन पीडियाट्रिक नर्सिंग का आपने अच्छे से देखा होगा। कमेंट करिएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगले सेक्शन के साथ हम जल्दी आपके सामने होंगे। हम आपको DSSP एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।